नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अर्थात किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, अर्थात कोई भी विषय हो उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय जो होता है वो प्रस्तावना में दिया जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना की विषय वस्तु आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसे आप पढ़िए। मैं इसके बारे में डिटेल में विश्लेषण करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ होता है परिचय अथवा भूमिका। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान में जोड़ा गया, उसके बाद भारत सहित कई देशों में इसे जोड़ा गया। संविधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला जी ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, ये एक प्रश्न बनता है, जिसके उत्तर के रूप में जैसा कि संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू के द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं संविधान सभा जो उस समय गठित की गई थी उसके द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अर्थात संविधान की प्रस्तावना को नेहरू जी के द्वारा और संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है। इसके बाद शुरू करते हैं। जैसा मैंने ऊपर कहा, संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला, तो उनके बारे में कुछ तथ्य और उनके जीवन के विषय में हम चर्चा करेंगे। एन ए पालकीवाला जी का जन्म 14 जनवरी 1920 को बॉम्बे था। उनकी मृत्यु भी 11 दिसंबर 2002 को बॉम्बे में हुआ, जो उस समय ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। इनके विषय में इनका व्यवसाय जो था वो कानून के विशेषज्ञ थे तथा अर्थशास्त्री थे। इनके जीवन के विषय में कुछ तथ्य हैं। इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी मास्टर्स की डिग्री की पढ़ाई की और उसके बाद प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई किया, परंतु इनको प्रोफेसर की जॉब को न दिया गया और एक पारसी लड़की को वो जॉब दे दिया गया। उसके पश्चात इन्होंने बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ ऑफ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की तथा उसके बाद एक विशेष एडवोकेट जमशेदजी कंगा के साथ एज ए असिस्टेंट इन्होंने अपना करियर शुरुआत किया। इनका पहला केस था नुसरवान जी बलसारा बना बॉम्बे स्टेट, जिसमें कि बॉम्बे में शराब को बंद करने के पक्ष में वो केस लड़ा गया था। इसके बाद इन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण केस लड़े, जिनमें से केशवानंद भारती केस एक बहुत ही प्रमुख केस था। इन्होंने लगभग 140 मुकदमे अपने जीवन काल में लड़े। उसके पश्चात इनको 1977 से लेकर के 1979 तक अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी रहे। उसके पश्चात 1998 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया, जो कि भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसके बाद शुरू करते हैं। प्रस्तावना के मूल तत्व क्या हैं। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। संविधान के अधिकार का स्रोत, अर्थात संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें ये विवरण दिया गया है कि जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही शक्ति अधिग्रहित करता है। अर्थात जब हम संविधान को मानते हैं या संसार भारत की जितनी भी जनता है उस पर संविधान का कानून लागू होता है, इसीलिए उस संविधान को शक्ति मिलती है। उसके पश्चात आता है भारत की प्रकृति। यह घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। उसके बाद संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य है कि यहाँ पर न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व सभी को समान रूप से प्राप्त हो सके, यह संविधान का उद्देश्य है। संविधान लागू होने की तिथि, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु में लिखा गया है, 26 नवंबर 1949 को इसको
पूर्ण आत्मसमर्पित होकर के अलंकीकृत किया गया था। इसके पश्चात शुरू करते हैं। संविधान में कुछ प्रमुख शब्द दिए गए थे, जैसा कि उसकी विषय वस्तु में लिखे हुए हैं। मैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। प्रस्तावना के मुख्य शब्द, सबसे पहले है संप्रभुता। इसका अर्थ होता है कि भारत न तो किसी देश पर निर्भर है और न भारत के ऊपर कोई शक्ति है, अर्थात वह और किसी देश का डोमिनियन नहीं है। अर्थात जितने भी मामले हैं भारत के, चाहे वो आंतरिक मामले हों, चाहे वो बाहरी मामले हों, किसी भी देश की सीमा से जुड़े हुए हों, उन सब के फैसले लेने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अर्थात भारत अपनी किसी भी सीमा को किसी दूसरे देश के पक्ष में छोड़ने के लिए अथवा किसी भी दूसरे देश की सीमा का अधिग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस प्रकार के जो देश होते हैं उनको संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी। समाजवाद की दो विचारधारा होती हैं, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, दूसरा होता है साम्यवादी समाजवाद। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद को राज्याश्रित अथवा राज्य पर निर्भर समाजवाद भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार की विचारधारा वाले देशों में वहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, तथा जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, वह सभी चीज़ें वहाँ की सरकार पर निर्भर करती हैं और वहाँ पर निजी अर्थव्यवस्था का उन्मूलन किया जाता है। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखता है। यहाँ पे निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं। भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों शब्दों का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष, इस शब्द को 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। और भी इसके साथ दो शब्द जोड़े गए थे, उनका मैं विवरण बताऊंगा बाद में। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणा विद्यमान है, अर्थात सभी धर्म समान रूप से कार्य करते हैं और सरकार का सभी धर्मों को समान रूप से समर्थन प्राप्त है। इसीलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, उसमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं, जिसमें मैं आगे ये आर्टिकल्स के बारे में जब फंडामेंटल राइट्स का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद शुरू करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र को दो प्रकार से व्याख्यान्वित कर सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों की शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शक्ति का इस्तेमाल लोग स्वयं करते हैं वहाँ की सरकार के समक्ष, जबकि अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है वहाँ पर शक्ति का इस्तेमाल जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, जो उनके द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, उनके द्वारा सरकार में रहकर उनके हित के लिए किया जाता है और उनके हित के लिए कानून बनाए जाते हैं। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो दो प्रकार से होती है, एक संसदीय होती है, एक राष्ट्रपति के अधीन होती है। इससे पहले मैं एक छोटा सा तथ्य बताऊंगा। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है उसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे काम करता है, इसमें कुछ मुख्य 3-4 बिंदु होते हैं, पॉइंट हैं, जिसके हिसाब से जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो काम करता है। नंबर 1 होता है रेफरेंडम, उसके बाद होता है इनिशिएटिव या फिर प्रत्यावर्तन, उसके बाद होता है रिकॉल या वापस बुलाना, उसके बाद होता है जनमत संग्रह जिसको प्लेबिसाइट कहते हैं, रेफरेंडम को परिपक्ष कहते हैं। तो ये जो 4 बिंदु दिए हैं इसके द्वारा जो वहाँ की जनता है वो सरकार के साथ निर्णय लेने में डिसीजन अपना रख सकती है। इसके बाद होता है, जैसा कि मैंने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताया,
वो दो प्रकार की व्यवस्था रखता है, एक संसदीय व्यवस्था होती है और एक होती है राष्ट्रपति के अधीन व्यवस्था। हमारे भारत में संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसमें कार्यकारिणी सभा सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है, अर्थात यहाँ पे जो भी कानून बनते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से बनाए जाते हैं और वो जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा अधिकार और शक्ति संसद को प्राप्त होती है उस व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहते हैं। उसके पश्चात आता है राष्ट्रपति के अधीन व्यवस्था। यह व्यवस्था वो होती है जहाँ पे ज़्यादा तरह से सभी शक्तियाँ लगभग राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं। उस प्रकार की व्यवस्था को राष्ट्रपति के अधीन व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट शब्दों की तरफ चलते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द भी हैं जिनका मैं विवरण शॉर्ट रूप में करना चाहूँगा। गणतंत्र, गणतंत्र के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि शासन, किसी भी देश पर शासन करने की दो व्यवस्थाएं होती हैं, दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है राजशाही शासन, नंबर दो होता है गणतंत्र शासन। राजशाही शासन के बारे में व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख जो होता है वो आमतौर पर राजा या रानी या उनका जो भी उत्तराधिकारी होगा भविष्य में, उनका बेटा या उनकी बेटी जो भी होगी वो उनके सिंहासन पर विराजमान होता है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको राजशाही या मोनार्की कहते हैं। मोनार्की में यहाँ पर संसद भी होती है, पर इनका जो सर्वोच्च पद है वो राजाओं राजशाही का होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को मोनार्की कहते हैं। नंबर दो पे आता है गणतंत्र। यह व्यवस्था इस प्रकार की है कि यहाँ का जो सर्वोच्च पद है, अर्थात भारत में राष्ट्रपति का पद है, उस पद के लिए जो प्रतिनिधि जाता है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके एक निश्चित समय के लिए भेजा जाता है। तो जहाँ पर जो सर्वोच्च पद है वो चुन करके जाता है एक निश्चित समय के लिए, तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसको गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद आते हैं न्याय। न्याय तीन प्रकार से होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये जो व्यवस्था है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था, इसको हमारे प्रस्तावना में रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। जबकि न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की जो शब्द हैं इनका अर्थ आप भलीभांत समझ रहे होंगे। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, समता का क्या अर्थ है, बंधुत्व का क्या अर्थ है। स्वतंत्रता अर्थात अपने देश में कहीं भी किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में घूमने की, आने जाने की स्वतंत्रता, बातचीत करने की स्वतंत्रता और हर प्रकार की स्वतंत्रता है, परंतु ये स्वतंत्रता एक दायरे में रहकर की जानी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वतंत्रता के नाम पे आप कुछ भी करोगे, विद्रोह करोगे, देश में कुछ ऐसी गलत अवधारणाएं फैलाओगे जिससे कि देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए विवादित हो। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता के संबंध में सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं। मतलब हमें स्वतंत्रता प्राप्त है लेकिन कुछ पाबंदियों के दायरे में रह करके। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, इन आदर्शों को हमने फ्रांस की क्रांति से 1789 से 1799 तक जो चली थी उससे लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूँ। सबसे एक अच्छा प्रश्न बनता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। अर्थात जो प्रस्तावना को संविधान के साथ जोड़ा तो गया है, लेकिन क्या इसको संविधान के अलग जो अन्य भाग हैं उनकी तरह महत्व प्राप्त है अथवा नहीं। तो सबसे पहले एक संघ हुआ था, सबसे पहले एक केस हुआ था, बेरुवाड़ी मामला। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद एक और केस हुआ, केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ, जिसको कि N.A. पालकीवाला जी ने लड़ा था। ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पूर्व व्याख्या को अस्वीकार करते हुए, पूर्व व्याख्या अर्थात जो बेरुवाड़ी संघ मामला जो 1960 में हुआ था उसको अस्वीकार करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके पश्चात LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में भी पुनः सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान की आंतरिक हिस्सा कहा। तो इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना जो है
वो संविधान का भाग है। अभी तक के लिए ये केशवानंद भारती का जो मामला हुआ था वही केस चला आ रहा है। इसके पश्चात इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मतलब प्रस्तावना ना तो विधायिका को कोई शक्ति मिलती है, प्रस्तावना से ना तो विधायिका को कोई शक्ति मिलती है या और ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। यह नंबर 2 क्या है, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्था को लेकर के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात प्रस्तावना के बेस में अगर कोई इंसान चाहे या कोई भी चाहे कि मेरे को प्रस्तावना में जो तथ्य मौजूद हैं उसके हिसाब से मुझे ये सब प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं कोर्ट में जाके अपनी अपील दायर कर सकूं, तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से कि फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार हैं, अगर उनका हनन किया जाता है तो इंसान अपने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकता है और उनके लिए लड़ सकता है। तो प्रस्तावना के उपलक्ष्य में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। अब बात आती है प्रस्तावना के संशोधन की। क्या प्रस्तावना में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें पहले जब बेरूवाड़ी संघ मामला हुआ था उसमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस समय प्रस्तावना उसका भाग संविधान का भाग नहीं हुआ करती थी। परंतु जब केशवानंद भारती का मामला आया उसमें क्या था कि प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु आर्टिकल 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषताओं को जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात संशोधन किया जा सकता है परंतु उसके मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। जैसा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित किया गया था, जिसके जरिए इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया था। धन्यवाद। आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें, उस पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद।